हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। मैं स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन कॉमर्स चैनल में, जिसका नाम है ऑब्सेशन सीबीएसई 11-12 कॉमर्स। आज जो चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं उसका नाम है प्लानिंग। वन शॉर्ट लेक्चर है, यानी प्रॉपर नोट्स के साथ ये लेक्चर खत्म किया जाएगा। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, अपने अपने नोट्स कॉपी निकाल लीजिए, जिसमें हम कंप्लीट नोट्स बनाएंगे। रूल सबको पता है, बिजनेस पढ़ने का एक ही रूल है, जिसने लिखा नहीं उसने पढ़ा नहीं। For further inquiries, you can also join our Instagram handle, which is Obsession Institute. And for notes or other doubts or all the lectures related to 11th and 12th, you can find you can search our application on Play Store as well as App Store. For Play Stores, you can download OBZ, and for App Stores, you can download My Institute. This is particularly for Apple users. Apple users को My Institute application download करना है, and make sure that you use this code YWTRVH. Yes, भाई एप्पल के नाटक अलग होते हैं, इसलिए हमें My Institute नाम से एप्लीकेशन डिजाइन करना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यानी चैप्टर जब शुरू करेंगे, हर बार की तरह हम ये इंश्योर करेंगे कि कितने नोट्स कितने पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। टोटल 6 पॉइंट्स हैं हमारे। मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। मैंने स्टार मार्क कर रखा है प्लानिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान को, यानी ये सितारे तुम्हारे सितारे बदल देंगे। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं। अगर ये बाबा तुम्हें याद हो मास्क वाले, तो एक शो हमने देखा था, उस शो का नाम था मनी हाइस्ट। उस पूरे शो में तुमने एक चीज सीखी होगी, वो पूरा शो देखने के बाद जो थ्रिलर शो था, इतना समझ में आता है आखिरी में हम देखते हैं कि भाई प्रोफेसर ने क्या प्लानिंग करी थी। एक गोल अपनाया, भले ही वो गोल चोरी का है, उसके लिए उन्होंने कितनी थरो प्लानिंग करी थी। हर एक चीज को पहले ही डिसाइड कर दिया था। हर एक रोल, हर एक बंदे का क्या रोल होगा, किस वक्त कौन सा डिसीजन लिया जाएगा, किन सिनेरियोज में कौन सा एक्शन लिया जाएगा, हर एक चीज पहले ही से डिसाइडेड होती है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है। प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करी थी, अगर आपको याद हो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करी थी, तो उसमें 5 फंक्शन आते थे। प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पांचों क्या बनाते हैं? POSDC। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जो मैनेजर फॉलो करता है, और ये साइकिल लगातार चलती है, इसलिए इसको क्या बोलते थे? मैनेजमेंट साइकिल। ठीक है, मैनेजमेंट साइकिल। नाउ प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन होता था, जिसमें हम क्या करते थे? एक ऑब्जेक्टिव सेट करते थे। भाई प्लानिंग की शुरुआत कहां से होती है? अरे यार, मनी हाइस्ट देखा था, उतनी मेहनत उसने क्यों करी? उसका एक गोल था कि भाई उसको मिंट में जाके सोना चुराना है। अब ये उसका गोल था। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजर्स टॉप से लेके लोअर लेवल तक अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक सेट प्लान को फॉलो करते हैं। प्लानिंग का डायरेक्ट लेना देना किससे है? गोल से। वो गोल्स जो तुम्हें फ्यूचर में अचीव करने हैं। क्लियर? आइए बढ़ते हैं। अगर हम मीनिंग एंड कंसेप्ट की बात करें, तो हमें सिर्फ 3 बातें याद रखनी है प्लानिंग में। सबसे पहला क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर गिवन टाइम पीरियड। प्लानिंग का सीधा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? गोल। जो भी आपके मैनेजमेंट के, जो भी आपके बिजनेस के गोल हैं। फॉर एग्जांपल, आपका बिजनेस का गोल है मार्केट शेयर बढ़ाना, आपके बिजनेस का गोल है सेल्स बढ़ाना, आपके बिजनेस का गोल है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना, है ना, न्यू कस्टमर्स। वो गोल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस गोल के आधार पे सारी प्लानिंग होगी। तो सबसे पहला चीज क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। तुमने कहा मेरा गोल है 30% मार्केट शेयर कैप्चर करना। अब उस 30% मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए 3 प्लान आए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। और तीसरा क्या है? सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। हमने कहा कि यार प्लान बी सबसे सूटेबल है। प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद हमने क्या किया? प्लान बी सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर 3 स्टेजेस आई प्लानिंग की मीनिंग में। सबसे पहला एक गोल, दूसरा उस गोल को अचीव करने के लिए तुम्हारे पास क्या एक्शन प्लान है,
यार सबसे पहली चीज होता है ये डिसाइड करोगे कि तुम्हें किस कॉलेज जाना है। तुमने अपना गोल बनाया कि भाई मुझे एसआरसीसी जाना है, फिर एसआरसीसी जाने के लिए मुझे कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। अलाइड कॉलेजेस कौन कौन से रहेंगे जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूं, अलग अलग कॉलेजेस तुमने लिस्ट किए। उसके बाद उस हिसाब से तुमने अपना एक्शन प्लान बनाया कि यार सुबह उठते बिजनेस पढ़ लेंगे, दोपहर में क्या बोलते हैं इंग्लिश वगैरह कवर करेंगे, और रात होते ही अकाउंट्स, शाम होते ही अकाउंट्स पढ़ेंगे क्योंकि उस वक्त नींद आती है और अकाउंट्स में दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, अकाउंट्स मैथ्स कवर करनी पड़ेगी। तुमने एक प्लान बनाया, या तुमने कहा कि भाई चलो सब एक प्लान हो गया ए, प्लान बी में तुमने क्या कर लिया, प्लान बी में सपोज तुमने ये कर लिया कि पहले अकाउंट्स साल के स्टार्टिंग में निपटा देंगे और बिजनेस और इकोनॉमिक्स को आखिरी में रखेंगे। फिर तुमने प्लान बी ए प्लान बी को चेक किया कि यार किसमें ज्यादा फायदा किसमें नुकसान, कौन वाइबल प्लान है। जो अच्छा प्लान लगा तुमने कहा कि यार पहला प्लान ज्यादा सही है, इसमें तीनों के तीनों सब्जेक्ट एक बार में कवर हो रहे हैं, प्लस हमारी सीयूटी की भी तैयारी हो जा रही है। तो ये क्या है, ये हमारा सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले गोल, दूसरा कितने उस गोल को अचीव करने के लिए तुम्हारे पास एक्शन प्लान है, तीसरा जो सबसे अच्छा एक्शन प्लान लगे उसे चूज कर लो। यही तीन चीजें उठा दो, प्लानिंग खत्म। एक एग्जांपल दिया गया, अ कंपनी एम टू इंक्रीज सेल बाय 15% इन 1 ईयर। अब इस सेल्स को इंक्रीज करने के लिए अलग अलग एक्शन प्लान है। किसी ने कहा एडवर्टीजमेंट बढ़ाएंगे, किसी ने बोला डिस्काउंट दे सकते हैं, करा न्यू मार्केट चले जाएंगे, भाई इंडिया से बाहर बेचेंगे सामान तो भी बेच सकते हैं हम। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा कि यार एडवर्टीजमेंट ज्यादा अच्छा वायबल कॉस्ट इफेक्टिव प्लान है, तो कंपनी ने क्या चूज कर लिया, एडवर्टीजमेंट। अब मैंने इसको तीन तरीके से समझा दिया। अब अगर यही चीज डेफिनेशन में आ गई तो एनसीईआरटी के हिसाब से डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो डेफिनेशन क्या कह रही है। सबसे सिंपल पॉइंट, जो 3 पॉइंट हमने पढ़े वही आ गई। प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर गिवन टाइम पीरियड। भाई एक गोल का एक ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए एक गोल लिया जाएगा, ठीक है। एक टाइम फ्रेम होती है प्लानिंग, ऐसे नहीं सालों साल चल रही है। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, टू अचीव द गोल, and then selecting the best possible alternative from among the various courses of action available. पॉइंट 3, तो हमने 3 पॉइंट कवर किए। सबसे पहला एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, दूसरा अलग अलग प्लान बनाए, तीसरा बेस्ट पॉसिबल प्लान उठा लिया। यही है प्लानिंग का मीनिंग। क्लियर? इतना अगर आपने लिख लिया आपको नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, प्लानिंग क्यों जरूरी है? नेक्स्ट पॉइंट इज आर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। यार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना गोल्स के आगे नहीं बढ़ सकती। हम मैनेजर को रखते क्या, अगर हमने मैनेजमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स याद करा हो तो कहते हैं मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट एक गोल की तरफ फोकस्ड होता है, और मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है प्लानिंग, जिसका काम ही यही है कि पहले गोल डिसाइड करना। अगर वही नहीं है तो किस लिए काम कर रहे हो? अगर तुम्हारा बिजनेस में कोई विजन ही नहीं है, अरे पढ़ाई कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, इसके पीछे भी तो एक रीजन होगा ना। तो इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होती है। अब वो स्टेटमेंट है क्या? एक स्टेटमेंट, देयर इज अ सेइंग दैट इफ वी प्लान टू फेल, वी फेल टू प्लान। ठीक है, हम प्लानिंग अच्छी से नहीं करेंगे तो हम आगे चल के ऑटोमेटिकली खराब काम करने वाले हैं। यही है, इफ वी प्लान टू फेल, हम प्लानिंग करने में फेल हो गए तो हम आगे चल के फेल होने ही वाले हैं। तो प्राइमरी स्टेप, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हमें यह समझ में आता है कि प्लानिंग कितनी जरूरी है, इसलिए इसको प्राइमरी स्टेप रखा गया। कितने हमारे पॉइंट आते हैं प्लानिंग के? सबसे पहला, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। दूसरा, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तीसरा, इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। चौथा, इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। पांचवा, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। छठा, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। आओ एक एक करके सबका एग्जांपल के साथ नोट्स कवर करते हैं। ठीक, आइए भाई। सबसे कह रहा है डायरेक्शन। यार देखो, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम अपने एक्शंस उसी गोल को अचीव करने की तरफ लगाओगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि उसका गोल 30% मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तो प्लानिंग के तो जितने भी डिपार्टमेंट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च, मार्केटिंग, ये सब लोग उस गोल को अचीव करने के लिए
उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे और उसी डायरेक्शन में मूव करते करते अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सेट ऑफ प्लान्स बनाएंगे। तो प्लानिंग क्या लोगों को डायरेक्ट करती है कि किस डायरेक्शन में मूव करना है और क्या काम करना है? यस। तो ये क्या है? प्लानिंग क्लियरली स्टेट्स व्हाट इज डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। तो प्लानिंग का सिंपल मीनिंग क्या है भाई? क्या काम करना है और किस तरीके से अचीव करना है भाई? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। It ensures employees work in the same direction towards organizational goal. हर वो बंदा जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए ही उस डायरेक्शन में काम करे। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है, इफ अ कंपनी सेट्स अ टारगेट ऑफ 20% सेल्स ग्रोथ, ऑल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस वर्क टुगेदर टू अचीव दिस। सारे डिपार्टमेंट मिलकर उस गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा मार्केटिंग अपना अलग चल रहा है अपने हिसाब से, फाइनेंस अपने हिसाब से अलग चल रहा है, सेल्स का कुछ अता पता नहीं है। अगर इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है टुवर्ड्स दिस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल, आपका कोई टारगेट अचीव नहीं होने वाला है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन का मतलब है सारे डिपार्टमेंट एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो मेरी बात, जहां ये टर्म दिखाई दे जाए अनसर्टेनिटी, तो इसका लेना देना किससे है? अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी। क्या तुम ये कह सकते हो कि प्लानिंग करने से अनप्रिडिक्टेबिलिटी कम होती है? फ्यूचर्स में हमारी फ्यूचर रिस्पॉन्सेस को हम पहले ही से प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने आज से पढ़ना चालू किया है और डिसाइड किया है कि दिसंबर एंड से पहले मैं बिजनेस स्टडीज को घोल के पी जाऊंगा, तो तुमने उस हिसाब पहले गोल डिसाइड किया, फिर एक्शंस पे काम किया, तो ऑटोमेटिकली तुम ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि भाई तुम अच्छे नंबर ले आओगे। और अगर तुमने ये प्लानिंग नहीं करी, गोल नहीं सेट किया, तो जाहिर सी बात है नंबर तो अच्छे नहीं आएंगे। तो ये कह रहा है फ्यूचर अनसर्टेन, फ्यूचर इज अनसर्टेन। आप नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अगर आप प्लानिंग सही से कर लो, प्लानिंग एंटिसिपेट चेंजेस एंड प्रिपेयर्स रिस्पॉन्स। अगर नहीं पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है नंबर नहीं आएंगे। तो फ्यूचर क्या है? एक अनसर्टेन है। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करें, उस हिसाब से एक्शन करें, तो ऑटोमेटिकली हम उस फ्यूचर में जो होने वाले चेंजेस हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इट कैन नॉट रिमूव रिस्क बट इट हेल्प्स मैनेजर फेस देम कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, फेस देम कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंशियलिटी बोल रहा हूं। कह रहा है क्या प्लानिंग करने से आने वाले सारे खतरे टल जाते? नहीं, बट उनको फेस करने की ताकत हो जाती है। तुमने गोल, मैंने कह दिया तुमने प्लानिंग कर ली कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो क्या एग्जाम नहीं होंगे? एग्जाम तो होंगे, रिस्क तो तब भी है, लेकिन उनको फेस करने का कॉन्फिडेंट तुम में आ जाएगा, क्योंकि तुमने आज से प्लानिंग कर ली थी कि तुम्हें किस तरीके से 100 में 100 नंबर लाने हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग फ्लक्चुएशंस इन फ्यूल प्राइसेस, transport companies plan alternative routes and adjust pricing to minimize losses। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो क्या ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज कहती हैं ऐसे रूट चुनती हैं जिसमें फ्यूल ज्यादा ना लगे ऑटोमेटिकली। तो क्या होता है? प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी कि कल को अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे, हम उस रूट को फॉलो करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा, सबसे कम खर्चा हो रहा है इन फॉर्म्स ऑफ ऑयल एक्सपेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जब तुम प्लानिंग करते हो तो तुम एक गोल डिसाइड करते हो कि 30% मार्केट शेयर, सपोज। अब उस 30% मार्केट शेयर को अचीव करने के लिए तुमने मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, रिसर्च सबको अलग अलग टारगेट दे रखे हैं क्या अचीव करना है। यानी कि तुमने जब गोल डिसाइड किया उस बेसिस पे सबको पहले ही से बता दिया है कि इसका क्या काम है, ताकि कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे, ना एचआर करे, ना एचआर फाइनेंस में ना जाए, फाइनेंस रिसर्च में ना जाए, रिसर्च मार्केटिंग में ना जाए। सबको पहले ही से क्लियर है क्या किसके गोल हैं। तो इट रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज और ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जब एचआर और फाइनेंस और मार्केटिंग सब मिलकर एक दूसरे का काम कर रहे हैं तो कोई गोल नहीं अचीव होने वाला है। ठीक। तो कह रहा है प्लानिंग कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट्स, अवॉइड कंफ्यूजन एंड रिमूव डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, सपोज कि
एक डिपार्टमेंट के लोग प्रोडक्शन का काम करें, दूसरे डिपार्टमेंट जिसका काम प्रोडक्शन नहीं लेकिन वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, तो यहां तो क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गई प्लस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो गया। हम ह्यूमन रिसोर्स को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसको जिस काम के लिए रखा गया उसको वही काम मिलेगा, बशर्ते उसको पता हो कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? एग्जाम्पल, इन अ लार्ज फैक्ट्री planning ensures production and marketing departments do not repeat task or place double order for raw material. Clear? डबल ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पूरे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बार में जाएगा, ये नहीं कि एक डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे दिया उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट ने अलग रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे दिया है, तो नुकसान किसका? भाई सामान भेजने वाला तो तुम्हें सामान भेज ही देगा, नुकसान होगा जिसने सामान एक्सेप्ट किया है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का। इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब तुम प्लानिंग करते हो तो तुम बहुत ज्यादा मेंटल एफर्ट लगाते हो, थिंकिंग करते हो, है ना, एनालाइज करते हो चीजों के प्रोज एंड कॉन्स, देखते हो कि क्या सही क्या गलत, किस में कॉस्ट कम है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। सो क्या कह रहा है, क्या प्लानिंग इनोवेशन को प्रमोट करता है? हाँ करता है। कैसे कहता है? कह रहा है सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है। Managers get opportunities to suggest new ways and creative ways of doing work. अब मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर्स जब एक गोल डिसाइड कर लिया जाता है उसके हिसाब से अलग अलग ऑल्टरनेटिव प्लान्स बताते हैं कि हम इस पर्टिकुलर गोल को प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी अलग अलग तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो वो जो प्लानिंग डिसाइड की जा रही है, अलग अलग एक्शन प्लान फॉर्म किए जा रहे हैं, इट इज ऑल्सो अ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, सो दे आर प्रोवाइडिंग सजेशन बाय क्रिएटिव वेज एंड डूइंग, बाय पर्टिकुलरली फॉर क्रिएटिंग वेज ऑफ डूइंग वर्क। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया गया है, मिट्टी कूल। मिट्टी कूल fridge was an innovative idea that took shape through planned development and production. Clear? मिट्टी कूल का एग्जांपल दिया गया है कि किस तरीके से मिट्टी कूल जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनिक मटेरियल से एक इनोवेटिव आइडिया से लोगों की नीड को सेटिस्फाई किया और उस बेसिस पे किस तरीके से प्रोडक्शन लाइन डिजाइन करी। सो दे टुक शेप थ्रू प्लान्ड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, और मिट्टी कूल एक इनोवेटिव आइडियाज है। ठीक है, इससे पहले किसी ने इस तरीके का आइडिया नहीं सोचा था। ठीक, नेक्स्ट कह रहा प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अरे बड़ा सिंपल है भाई, तुम्ही ने कहा कि सर फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव प्लान ए, तुमने कहा प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, तीन अलग अलग प्लान आ गए। तीसरा स्टेप क्या है कि भाई प्लान ए रखें कि बी रखें कि सी रखें, तो तुमने एनालाइज किया, हमने कहा भाई प्लान बी ज्यादा सही है एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो यहां पर मैनेजर डिसीजन ले रहा है कि उसको कौन सा प्लान सिलेक्ट करना है। इट इज नोन एज फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। क्लियर? सो कह रहा प्लानिंग इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग द बेस्ट। अलग अलग प्लान को कंपेयर किया और जो सबसे अच्छा प्लान है उसे सिलेक्ट कर लिया। It helps manager take rational and quick decisions. Example, a telecom company deciding between cutting call rates or offering more data to attract customers. अब यहां पर एक टेलीकॉम कंपनी है जिसको ये डिसाइड करना है कि हमें कस्टमर अट्रैक्ट करने हैं। अब चाहे तो हम कॉल रेट सस्ते कर दें, नहीं तो डेटा ज्यादा देने लगे। अब ये दो प्लान हैं, दोनों में से जो सूटेबल लगेगा वो उसे रख लेंगे। ये हो गया इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, इट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। आई विल टेल यू व्हाट इज कंट्रोलिंग। देखिए, मैंने कहा हमने जब ये फंक्शन पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना, तो कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग स्टार्ट होगी, फिर से ऑर्गेनाइजिंग होगी। कंट्रोलिंग होता क्या है? कंट्रोलिंग का सिंपल मीनिंग है मेजरिंग actual performance with set standards. Actual performance with set standards. अगर हमने प्लानिंग करते वक्त डिसाइड किया है 500 यूनिट पर डे बनाने का, ठीक है, और डेली हम देख रहे हैं 450 यूनिट बन रही है, तो ये है मेरी सेट स्टैंडर्ड। हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव हमारा ये था, गोल ये था, और ये है मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, ये है मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब
एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किस बेसिस पे हो रही है, हम कंपैरिजन किस बेसिस पे कर रहे हैं, इससे ना यार कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस इतनी है, सोचा कितना था इतनी। तो कंट्रोलिंग करते वक्त जो कंट्रोल का बेस है कि तुम मेजर कर रहे हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेट स्टैंडर्ड से, तो वो जो सेट स्टैंडर्ड है ये मिला कहां से, प्लानिंग से। दिस इज द पॉइंट कि इट इस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कि भैया अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग किसकी करोगे, ऑब्जेक्टिव नहीं डिसाइड है तो तुम एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किसके साथ करोगे, क्लियर। प्लानिंग सेट गोल्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। प्लानिंग में गोल्स डिसाइड करते हैं, जैसे हमने बताया 500 यूनिट, जिसके अगेंस्ट में एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। एनी डेविएशन कैन बी करेक्टेड थ्रू कंट्रोलिंग। दूसरा स्टेप क्या होता है कि सपोज 500 यूनिट बनाने की बात हुई थी डेली बेसिस पे, 450 बन रहे हैं, तो 50 यूनिट जो कम पड़ रहे हैं ये इसको कैसे सही किया जाए, जो भी डेविएशन, ये जो 50 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट की जो कमी हो रही है इसको सही कैसे किया जाएगा, इसके लिए मैनेजर सही डिसीजन लेगा, ठीक है, कि कहां कहां क्या कमी आ रही है, जो भी दिक्कत है उनको खत्म करो ताकि हम अपने डेली टारगेट अचीव कर सकें। तो जो डेविएशंस दूर करने की बात है ये भी तो कंट्रोलिंग का ही हिस्सा है। कह रहा है एनी डेविएशंस कैन बी करेक्टेड थ्रू कंट्रोल। Example, if a target is to produce 10,000 units in a month but only 8,500 are produced, corrective action is taken in staffing and machine use। तो हमने क्या देखा कि भाई 10,000 यूनिट की बात हुई थी, 8,500 यूनिट तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, 1,500 यूनिट जो कमी हो रही है इसके लिए मैनेजर ने क्या किया, या तो नया स्टाफ रखा और स्टाफ रखा, या तो मशीन के यूज को सही किया या बढ़ाया, क्लियर। दोनों ही चीजों में उसने डिसीजन लिया ताकि जो कमी है उसे दूर की जा सके। फिर भी प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किसके बेसिस पे की जाती है, सेट स्टैंडर्ड पे, जो स्टैंडर्ड तुम सेट करते हो ड्यूरिंग प्लानिंग। ओके, हो गए हमारे लास्ट, हो गए हमारे कितने, 6 हो गए। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज आर फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, बहुत सिंपल है, अगर डेफिनेशन समझ में आ गई और तुम रिलेट कर गए हो तो सारे फीचर्स तुम ऑटोमेटिकली खत्म कर लोगे। ठीक है, ये है फीचर्स, ये बेकार पॉइंट था, ये है फीचर्स। ठीक है, क्या कह रहा है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है। सबसे पहला कह रहा है इट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, स्टार्टिंग में बोल दिया था। परवेसिव, परवेसिव का मीनिंग मैंने बता दिया, जहां पर भी ये टर्म दिख जाए तुम्हें चुपचाप उठा के एक लाइन लिख देनी है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूचरिस्टिक, भाई प्लान किस लिए करते हो, जो पाना है उसके लिए, जो बीत गया उसके लिए। तुम्हारा गोल क्या बोल रहा हूं मैं, कौन सा कॉलेज था हमारा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तुम्हारा गोल श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, ये तुम्हें अचीव करना है कि जिस स्कूल में जा रहे हैं, जिस स्कूल में भी करंटली पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, नहीं भाई, तुम प्लानिंग करते हो जो तुम्हें पाना है उस चीज के लिए। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। नेक्स्ट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, भाई ये पहला फंक्शन है मैनेजर का। अगर मैनेजर गोल डिसाइड करने में चूक गया और सही प्लान सिलेक्ट करने में चूक गया तो उस क्या ऑर्गेनाइजिंग, क्या स्टाफिंग, क्या डायरेक्टिंग, सारे फंक्शंस अपने आप में एकदम बेकार हो जाते हैं। प्लानिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फंक्शन माना जाता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई एक बात बताओ, अगर वो जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का जो पहिया था वो ऐसे ही चलता रहता है कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट में हमने एक फीचर पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट लगातार रहता है, जब तक सूरज चांद रहेगा मैनेजमेंट तेरा नाम रहेगा। अगर मैनेजमेंट का नाम रहेगा तो भाई मैनेजमेंट के फंक्शंस का भी नाम रहेगा। तो फिर क्या प्लानिंग, क्या ऑर्गेनाइजिंग, क्या स्टाफिंग, क्या डायरेक्टिंग और क्या कंट्रोलिंग, ये फीचर तुम्हें हर एक में कॉमन मिलेगा। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लगातार ये चलता ही रहता है। तो ये प्लानिंग का एक पॉइंट, दैट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज कॉमन टू एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट अपने आप में कंटिन्यूअस है। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग लेनी होती है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीनों में से कौन सा प्लान चूज करें, यहां क्या है, डिसीजन मेकिंग। सेम पॉइंट जो हमने इंपॉर्टेंस में कवर किया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है।
सबसे पहले इट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव, हमने पहली लाइन से एक पॉइंट खत्म कर रखा है कि प्लानिंग की शुरुआत ऑब्जेक्टिव डिसीजन से ही होती है कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका डिसीजन लेना। कह रहा है इट ऑलवेज बिगिंस विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव that organization wants to achieve. Every activity under planning is directed towards achieving these goals. Planning provide direction में क्या सीखा था कि चाहे बंदा फाइनेंस का हो, मार्केटिंग का हो, रिसर्च का हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सबके सब उस एक गोल को अचीव करने में लगे रहते हैं। तो कह रहा है एवरी एक्टिविटी अंडर प्लानिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स रीचिंग these goals. विदाउट क्लियर ऑब्जेक्टिव प्लानिंग हैज नो पर्पस। अगर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं हैं, प्लानिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इफ वी फेल टू प्लान वी प्लान टू फेल। प्लानिंग करने में अगर आज चूके तो आगे चल के वैसे भी चूकने वाले हो। एग्जाम्पल, एन IT कंपनी सेट्स एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइंग 800 मोर प्रोफेशनल्स, 800 मोर प्रोफेशनल्स इन 6 months। ये आपका एग्जाम्पल है उसका NCERT का। कह रहा है NIT कंपनी सेट्स एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइंग 800 मोर प्रोफेशनल इन 6 months। 6 महीने में और 800 एम्प्लॉइज चाहिए होंगे। ऑल प्लान्स आर फ्रेम्ड अराउंड दिस गोल। इसका मतलब क्या है, जितनी भी प्लानिंग होगी वो सारी के सारे इस गोल को अचीव करने के हिसाब से होगी। प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च, ये सारे डिपार्टमेंट इस एक गोल के पीछे भागेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात हो गई। प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी मतलब पहला फंक्शन, ठीक। कह रहा प्लानिंग लेज फाउंडेशन फॉर ऑल अदर फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। मैंने क्या बताया, प्लानिंग में फेल हुए तो सारे फंक्शन अपने आप खराब हो जाएंगे। इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजर्स टेक बिफोर परफॉर्मिंग एनी अदर टास्क। प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है। बिना प्लानिंग के कोई ऑर्गेनाइजिंग नहीं। तो सबसे पहली चीज क्या है, एक मैनेजर गोल डिसाइड करता है, इसके बाद लोगों को रखा जाता है, स्टाफिंग होती है, रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड सब एक साथ आएगा। लेकिन जब तक तुम्हारा कोई गोल नहीं है तब तक तुम किस बेसिस पे बाकी सारे फंक्शन करोगे यार, समझ में आया। दिस इज वाई प्लानिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट अ कंपनी फर्स्ट प्लान्स प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड बजटिंग एंड ओनली देन ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। कह रहा है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कंपनी ये सारी चीजें का प्लानिंग पहले कर लेती है कि प्रोडक्शन क्या होगा, मार्केटिंग क्या होगा, बजट कितना रहना है, और उसके बाद मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड आएंगे। तो पहले क्या होगा, डिपार्टमेंट के गोल हो गए, उसके बाद रिसोर्सेज की बात हुई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। परवेसिव, जहां दिख जाए ये टर्म तो क्या लिखना है, परवेसिव मींस यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मींस रिक्वायर्ड एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये लाइन आपको याद रखनी है कि चाहे एक स्कूल हो, चाहे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और चाहे एक कंपनी, ठीक है, चाहे एक छोटा सा बिजनेस हो, चाहे एक बहुत बड़ा बिजनेस हो, ठीक है, आप बिना प्लानिंग किए आगे नहीं बढ़ सकते। टॉप मैनेजमेंट भी प्लानिंग कर रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी एक प्लान को फॉलो करता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी एक प्लान को फॉलो करता है। ऑल परवेसिव के सिंपल दो सेंस होते हैं, something which is universal in nature, that means required everywhere at all levels, top, middle, lower level हमने पढ़ रखे हैं। कह रहा है planning is required at all level of management, top, middle and supervisory, which is our lower level. The scope of planning differs, कि सबसे किसकी कितनी प्लानिंग रहेगी, प्लानिंग का स्कोप किसका वाइडर रहेगा, इसका नैरो रहेगा, ये डिफर करता है कि किस हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है। क्लियर। कह रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट डज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लान की बात करें तो वो कौन करेगा, टॉप लेवल। मिडिल लेवल मैनेजर्स प्लान डिपार्टमेंटल गोल्स, जो प्रोडक्शन हेड है, फाइनेंस हेड है, रिसर्च हेड है, ये किसके बारे में बात करते हैं भाई, ये बात करते हैं डिपार्टमेंट गोल्स के बारे में। और सुपरवाइजर फैक्ट्री में करने वाले काम, फैक्ट्री में जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स एट लोअर लेवल, वो किस बेसिस पे काम करते हैं, वो डेली बेसिस की एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं कि डेली बेसिस पे जो काम होने वो ऑन टाइम होते रहे।
It also required across all department like finance, HR, production, marketing, everywhere at all levels. ठीक है? Example, top management plans top management plans company expansion, middle management plans departmental target, supervisor plans daily schedule of worker. Clear? तीनों लेवल पे हो रही है from top to bottom. Planning is pervasive. Clear? थर्ड, कंटिन्यूअस. अरे जब मैनेजमेंट फंक्शन लगातार मेरा चलता रहता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एक गोल अचीव हो जाएगा तो धंधा बंद करेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे. ऐसा तो नहीं होता. ऐसा होता तो बड़ी बड़ी कंपनी आज कैसे चल रही होती? उन्होंने तो एक गोल अचीव किया, उसके बाद अपना मस्त घर चले जाते. नहीं, एक गोल अचीव होता है तो नया गोल बनता है, उसके लिए फिर से प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो वही बात, जब तक सूरज चांद रहेगा मैनेजमेंट तेरा नाम रहेगा. दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलता रहेगा. ठीक है? ऑल प्लानिंग इज not a one time activity, it is an ongoing process. Management itself is a continuous process of planning, organizing, staffing, directing and controlling. हमने ये पॉइंट पढ़ा था जब मैनेजमेंट की प्रोसेस वाली डेफिनेशन पढ़ी थी. क्लियर? As conditions change, new plan must be framed to replace outdated ones. This cycle of planning, implementation and new planning continues. कि भाई एक नया प्लान बनाया, उसको इंप्लीमेंट किया, गोल्स अचीव हो गए, कंट्रोलिंग के साथ हमने गोल्स अचीव कर लिए, उसके बाद फिर से नया प्लान बनेगा. और ये तब तक चलता रहेगा जब तक बिजनेस में आप लोग हो. तो अ कंपनी प्रिपेयर्स एन एनुअल सेल्स प्लान. आफ्टर द ईयर एंड्स इट इवैल्यूएट्स रिजल्ट्स, मेक्स अ न्यू प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर. एक कंपनी ने अपनी सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए एक एनुअल प्लान बनाया. साल खत्म होते ही वो देखता है कि क्या वो प्लान कितना इफेक्टिव था, हमने जो पिछले साल प्लान बनाया था क्या उससे हम अपने सेल्स टारगेट अचीव कर पाए. तो क्या हमने अपने सेल्स टारगेट के ऊपर काम किया है कि उससे कम काम किया है. तो यहां पर बेसिकली हमें आइडिया मिल जाएगा कि अगले साल कैसी प्लानिंग करनी है. क्लियर? सो ये नहीं है कि एक गोल अचीव हो गए तो धंधा बंद करके निकल लिए. अगला टारगेट, भाई मनी हाइस्ट के भी 3 सीजन आए थे आई सपोज, अगले का मन नहीं भरा था एक में. ठीक है? फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग जो बीत गया उसके लिए नहीं होती, जो आने वाला है, जो अचीव करना चाह रहे हो उसके लिए होती है. तो कह रहा प्लानिंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग बेस्ड ऑन फोरकास्ट एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. तुम्हारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस बेसिस पे तुम प्लानिंग करते हो आने वाले गोल्स के लिए. प्लानिंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग एंड it is something related to forecasting and future expectation. It anticipates changes in environment. प्लानिंग करते वक्त मैनेजर्स एक गोल का टारगेट ले लेते, कहते हैं बस ये टारगेट अचीव करना है. कैसे करना है? अरे तुम अपने दिमाग में बहुत सारे चेंजेस को पहले ही से अज्यूम करोगे कि हो सकता है इकोनॉमिकल चेंजेस आए, हो सकता है टेक्निकल चेंजेस आए, हो सकता है सोशल चेंजेस आए. अगर वो चेंजेस आएंगे तो उस बेसिस पे तुमने अजम्पशंस क्रिएट किए होंगे और उन अजम्पशंस के दिमाग में लेके प्लान बनाया होगा. तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम होने वाले चेंजेस को पहले ही से अज्यूम करते हैं कि क्या इकोनॉमिकल चेंजेस आ सकते हैं, सोशल चेंजेस आ सकते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आ सकते हैं, और उन चेंजेस को दिमाग में रखने के बाद प्लानिंग की जाएगी एंड प्रिपेयर्स अकॉर्डिंगली. क्लियर? एक मैनेजर फुल प्रूफ प्लानिंग, जैसे मनी हाइस्ट में भी तुमने देखा था यार, वो फुल प्रूफ प्लानिंग करता है. वो पहले ही डिसाइड कर लेता है सारे सिनेरियो की, कौन क्या. प्रोफेसर की बात कर रहे हैं हम, जिसने देखा है भाई उसके बहुत बढ़िया बात है, जिसने नहीं देखा जाके देख लेना समय निकाल के. तो कह रहा है कि वो बंदा भी पहले ही डिसाइड कर लेता है कि क्या क्या हो सकता है चीजें. वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो के लिए भी उसके पास एक एक्शन प्लान होता है, इसलिए अगला आखिरी में अपना गोल को अचीव कर ही लेता है. इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, अनवांटेड इवेंट्स बाय प्रिपेयरिंग फ्यूचर रिस्क, बाय प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर रिस्क. एग्जाम्पल कह रहा है a company forecast a rise in demand for electric vehicles. आप जैसे टाटा ने देख लिया था कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग चाहते हैं, उसने सबसे पहले बनाना चालू कर दिया. इट एंड प्लान्स टू एक्सपैंड ईवी प्रोडक्शन, उसने अपना ईवी प्रोडक्शन बढ़ा दिया. पहले गुजरात में था, अब वो नागपुर में भी है आई थिंक. क्लियर? इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. हमने पॉइंट पढ़ रखा है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 प्लान है, बेस्ट पॉसिबल प्लान हमें उठाना है, यही डिसीजन मेकिंग का पॉइंट है. कह रहा है प्लानिंग मींस चूजिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन
फ्रॉम अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। 3 ऑल्टरनेटिव अवेलेबल थे, बेस्ट वाला जो हमें लगा वो हमने उठा दिया, यही डिसीजन है। इफ वन ऑप्शन एग्जिस्ट प्लानिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, एक ही प्लान है, तो फिर भाई ऑल्टरनेटिव्स की क्या जरूरत है? प्लानिंग करते वक्त ऑल्टरनेटिव्स हमें चाहिए ही होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई गोल अचीव करना है, जैसे सपोज करो हमने एक गोल बनाया है कि हम एक ऐसी गाड़ी बनाएंगे जो फ्लेक्स फ्यूल पे चलेगी, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल पे गाड़ी बनाने के लिए सरकार की परमिशन लगेगी कि आप फ्लेक्स फ्यूल प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। अब हमें पहले परमिशन चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो हाइब्रिड हो पेट्रोल पे भी चले बैटरी पे भी चले, तो उसमें सरकार की परमिशन नहीं है। अब वो कैसे बनेगी, उसकी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कौन टेक्नोलॉजी लगाएगा, यहां से फर्दर चीजें होंगी, फिर एक्शन प्लान बनेंगे, बेस्ट प्लान उठाया जाएगा। लेकिन जहां पर आपको एक ही चीज अचीव करनी है, तो प्लानिंग करने मतलब जब एक ही रास्ता है किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने का, उसमें आप कोई भी प्लानिंग कर ले कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है इफ ओनली वन ऑप्शन एग्जिस्ट, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ABC नहीं है, सिर्फ एक ही प्लान है, तो प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैनेजर एनालाइज इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव बिफोर सिलेक्टिंग मोस्ट सूटेबल वन। तुम्हारे पास 3 प्लान थे, तुमने जो सबसे अच्छा प्लान लगाया उसको सिलेक्ट कर लिया। एग्जाम्पल, अ फर्म वांट्स टू एक्सपैंड सेल्स, ऑप्शंस आर एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट। ये हमने पूरा कवर कर रखा है, प्रीवियस वाला एग्जाम्पल ही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया हमारा फीचर्स। आइए भाई देख लो कितने कितने पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। वापस टिक लगाना तो भूल ही गए। कितने पॉइंट हो गए हमारा? हो गया ये इंपॉर्टेंस, फीचर्स। अब कुछ लिमिटेशंस भी होंगी भाई, दिक्कतें भी आएंगी, ऐसा थोड़ी है सब कुछ तुरंत ही मिल जाएगा, कुछ तो भाई नुकसान होगा ही। क्या है वो नुकसान, देखो। हाँ चलिए लिमिटेशंस पे आते हैं। कहां गई? 6 लिमिटेशंस है हमारी। पहली लिमिटेशन क्या है? इट लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस। एक बार एक प्लान जो बन गया उसी को फॉलो करना होगा। अगर दिक्कत तो तब आएगी जब इन्वायरमेंट डायनेमिक हो जाए। अगर किसी के पास कोई फर्दर नए आइडियाज भी आएंगे तो हम उसको एक्सेप्ट करके लगा नहीं पाएंगे, इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक प्लान जो बन गया पहले वही फॉलो होगा। इट लीड्स टू रिजिडिटी। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। थर्ड, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग यूं ही नहीं हो जाती, यूं ही नहीं कोई रजनीगंधा बन जाता। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जब आप प्लान करते हो तो सारी चीजें, होने वाले अजम्पशंस दिमाग में लेके चलते हो। व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, एंड व्हाट इफ दैट समथिंग यू हैवंट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द प्लानिंग, तो दिक्कत होगी। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज विच इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और धंधे का उसूल क्या है? इफ एनीथिंग इज कंज्यूमिंग योर टाइम, इट इज इक्विवेलेंट टू योर मनी। टाइम इज मनी। क्लियर? मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। तुम कितनी भी प्लानिंग कर लो, लेकिन पाकिस्तान में अगर बिजनेस खोल रहे हो तो डूबने के चांसेस ज्यादा है। जहां सरकार नहीं चल सकती 25 साल से, वहां प्लानिंग क्या खाक काम करेगी। आगे बढ़ते हैं। इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि इट इज टाइम टेकिंग, ऑटोमेटिकली इट इज कॉस्टली। मैंने कहा ना, समथिंग विच इज टेकिंग योर टाइम इज कॉस्टली इन बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर तुमने प्लान कर लिया है तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी मिलेगी। अनसर्टेनिटीज तुम प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन मार्केट ट्रेंड को अगर कितना भी फॉलो कर लो वो चेंज होगा ही होगा। तुम ये नहीं कह सकते कि अगर मेरा प्लान मैंने बनाया इट्स अ फुल प्रूफ प्लान। कोई प्लान फुल प्रूफ नहीं हो सकता है। प्लानिंग तुम्हें सक्सेस दिलाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बिना प्लानिंग के सक्सेस मिल जाएगी, इस बात की गारंटी। बिना प्लानिंग के तुम्हें सक्सेस मिल जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो प्लानिंग ना करोगे तो नुकसान तो है, ये बात तय है, लेकिन प्लानिंग करके चलोगे और नुकसान ना हो इस बात की गारंटी भी नहीं है। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो क्या कह रहा है, जैसे भाई आशीष भाई कह रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई एक बार प्लान जो बन गया वही फॉलो होगा, इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास क्या आइडियाज है, अपने आइडियाज अपनी जेब में रखो। वंस प्लान्स आर मेड, मैनेजर्स
मैनेजर्स ऑफन स्टिक टू देम इवन इफ कंडीशंस चेंज। अगर कंडीशन चेंज भी हो रही हैं तो मैनेजर उसी प्लान को फॉलो करते हैं जो बन गया है। दिस लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कैन प्रिवेंट क्विक रिस्पॉन्स टू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि क्या एक्शन प्लान होगा, so we are not changing it, that means we are inflexible towards our environment, जिससे हमारे गोल्स जाहिर सी बात है पूरे तो नहीं होंगे, हम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को टैकल नहीं कर पाएंगे। स्ट्रिक्टली फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान्स में हार्म द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट, दैट इज देयर गोल। कह रहा है अ कंपनी फिक्स्ड अ 5-year एक्सपेंशन प्लान, but when demand suddenly fell it still invested as per plan leading to losses। कि कंपनी ने कहा हम आने वाले 5 साल में ग्रो करेंगे, वेरी गुड, भले ही नुकसान हो तो अपनी जेब से पैसे लगा के कर रहे हैं। अरे जब नुकसान हो रहा है तो मत करो एक्सपेंशन और मत लगाओ पैसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। तुमने प्लान्स बनाए, तुमने सोचा, अजम्पशंस लिए कि अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो ठीक है हम क्या क्या एक्शन लेंगे, बट अगर बहुत ही ज्यादा तेजी से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कंज्यूमर की डिमांड या प्रेफरेंसेस बहुत ही ज्यादा जल्दी और बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रहे हैं, तो तुम कितने भी अजम्पशंस ड्रॉ कर लो तुम्हारी प्लानिंग काम नहीं आएगी। तो कह रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन एंड कीप्स चेंजिंग। ये हमने पढ़ रखा है, चाहे वो इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सब लगातार बदलते रहते हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इतनी ज्यादा हो जाए कि तुम्हारी प्लानिंग की कोई वैल्यू ना रहे तो फायदा क्या। तो कह रहा है सडन चेंजेस कैन मेक एग्जिस्टिंग प्लान्स इनइफेक्टिव। जो तुमने प्लान्स बनाए थे वो बेकार हो गए। एक्यूरेट फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट इज वेरी डिफिकल्ट। क्या तुम ये बता सकते हो कि कल क्या होगा और उतनी ही एक्यूरेसी से बता सकते हो? नहीं, यू जस्ट कैलकुलेट, ठीक है, कि हम कैलकुलेटेड रिस्क की बात करेंगे कि आगे चल के क्या क्या अजम्पशंस हैं हमारे। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज यू आर ड्रॉइंग अजम्पशंस, ठीक है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग कोविड-19 मेनी बिजनेसेस सेल्स एंड प्रोडक्शन प्लान्स फेल्ड ड्यू टू लॉकडाउन्स एंड सडन मार्केट क्लोजर्स। बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए कोविड में, क्योंकि कोविड को लेके उनका कोई आइडिया नहीं था कि 6-6 महीने 1-1 साल तक लोगों के बिजनेस बंद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। एक बार टॉप मैनेजमेंट में जो प्लान बन गया वही फॉलो होगा, फिर अगर लोअर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे अपने इनिशिएटिव देना भी चाहे तो उनके इनिशिएटिव्स की कोई मतलब नहीं है। कह रहा प्लानिंग इज यूजुअली डन बाय टॉप मैनेजमेंट लीविंग द लिटिल स्कोप फॉर अदर्स। अदर्स मतलब टॉप, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात हो रही है। मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर जस्ट फॉलो द सेट ऑफ प्लान्स विदाउट इनोवेशन। अगला अपना आइडिया देना भी चाहे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने जो डिसाइड कर दिया वही फॉलो होगा। दिस रिड्यूसेस इनिशिएटिव एंड ओरिजिनलिटी अमंगस्ट एम्प्लॉइज। फिर जब हमें पता है कि टॉप मैनेजमेंट में जो चेंजेस कर दिए हैं वही फॉलो कर रहे हैं, तो मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट कहता है जो काम बोल रहा है वो करो और अपने घर जाओ, हमें अपने एंड से कुछ नहीं देना। In a large corporation, employees only implement fixed policies of management and rarely contribute new ideas. जबकि प्रिंसिपल कहा गया है, एक प्रिंसिपल था इनिशिएटिव, encouraging the employees of an organization to suggest new ideas. लेकिन प्लानिंग जो है उस प्रिंसिपल का वायलेशन करता है एक तरीके से। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अगर किसी चीज को समय दे रहे हो, फिर चाहे प्लानिंग हो या फिर चाहे तुम्हारा कोई अलग अदर गोल्स हो, तो भाई वो महंगा तो है। अगर तुम रात में फोन में घुसे पड़े हो ये सोच के कि आज नहीं तो कल बात बन जाएगी और पता चले कि नुकसान हो रहा है, तो भाई तुम नुकसान तो कर रहे हो, पढ़ाई छोड़ के कुछ और कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ज्यादा होगी। प्लानिंग भी कॉस्टली है। जैसे तुम अपना समय दे रहे हो किसी चीज के लिए, अपने गोल्स के लिए, वो गोल्स जो भी हो सकते हैं, इसी तरीके से मैनेजर्स भी बहुत ज्यादा समय देते हैं। जब समय की बात आती है तो ऑटोमेटिकली बिजनेस में कोई भी चीज अगर आपसे टाइम मांग रही तो वो कॉस्टली हो जाती है। सो कलेक्टिंग डेटा, फोरकास्टिंग, होल्डिंग मीटिंग्स एंड हायरिंग एक्सपर्ट ऑल कॉस्ट मनी। प्रिपेयरिंग डिटेल प्लान कंज्यूम, कहां लिखा है? प्रिपेयरिंग डिटेल प्लान्स कंज्यूम्स रिसोर्सेज लाइक, सबसे पहले आ गया क्या?
टाइम, सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या है? टाइम, स्टाफ एंड टेक्नोलॉजी। समटाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्लानिंग इज मोर देन द बेनिफिट गेन्ड। तुम प्लान में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि जो गेन मिल भी रहा होता है उसका भी कोई फायदा नहीं होता है, वो बेनिफिट क्रॉस कर जाती है कॉस्टिंग। A multinational company spent crores on market research before launching a product, but the product failed. भाई उसने कितना मार्केट रिसर्च पे खर्चा किया होगा, कितना टाइम दिया होगा, लेकिन जब प्रोडक्ट आया तो प्रोडक्ट फेल हो गया। जैसे एप्पल का VR विजन प्रो, भाई 2.5-3 लाख का चश्मा बनाया, दुनिया भर की टेक उसमें डाल दी, स्क्रीन दिखेगा, थिएटर एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन फेल हो गया प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग। आई हैव एक्सप्लेन दिस कि प्लानिंग में बहुत ज्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है, एनालिसिस होता है डिसीजन कोई भी लेने से पहले। बाय टाइम प्लान्स आर फाइनलाइज्ड, अपॉर्चुनिटीज में बी लॉस्ट। जब तक कभी कभी ऐसा होता है कि प्लानिंग करते वक्त इतना टाइम आप लगा देते हो कि कोई और उस अपॉर्चुनिटी को ऑलरेडी क्लेम कर चुका होता है। टू मच टाइम ऑन प्लानिंग में लीव लेस टाइम फॉर इंप्लीमेंटेशन। सिर्फ प्लानिंग ही करते रहोगे कि आखिर में काम भी करोगे? एग्जाम्पल, a firm spent months planning in entry into a new market, but competitors launched earlier and captured customers. एक फर्म थी, कहते भाई जब तक बेस्ट नहीं होगा तब तक काम नहीं करेंगे, पहला शॉट पहले ही बॉल पे छक्का नहीं पड़ेगा तो क्रिकेट खेलने का फायदा क्या? अरे लो भाई, तो तुम क्रिकेट ही नहीं खेल पाए, कोई और आया और टुक टुक करके मैच जिता के चला गया। ये होता है टाइम कंज्यूमिंग का एक डिसएडवांटेज कि भाई अगर तुम प्लानिंग ही करते रहोगे तो काम कब करोगे? ठीक। डज नॉट गारंटी सक्सेस। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट कि प्लानिंग नहीं करोगे तो सक्सेस तो कतई नहीं मिलेगी, लेकिन अगर प्लानिंग करोगे तो इस सक्सेस मिल जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कह रहा इवन द बेस्ट प्लान्स में फेल ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट। सक्सेस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, नॉट जस्ट गुड प्लानिंग। सक्सेस क्या है? कितनी एग्जीक्यूशन तुम्हारा प्लान का कितना अच्छा हुआ है, इस बात पे डिपेंड करता है। Over reliance on past successful plan can create false confidence. जैसा चलता चला आ रहा है उसी पे फोकस करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, और क्या पता आगे चेंजेस आ गए तो क्या करोगे? अब तक सेल्स जैसे चल रही थी, आगे तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स आए, उन्होंने सेल्स को बढ़ाने के लिए अलग अलग ट्रिक्स अपना ली, डिस्काउंट देना चालू कर दिया, वाउचर्स इशू किया, और आप कह रहे हो कि यार हमारा ब्रांड इतना अच्छा है, मैं इन सब की जरूरत नहीं है, लेकिन पता चले तुम्हें कंपीट कर गए। जैसे अ कंपनी रिलाइड ऑन अ प्रीवियसली सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बट कस्टमर प्रेफरेंसेस हैड चेंज लीडिंग टू फेलियर। इसका एक एग्जांपल क्या है? भाई बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ले आती हैं, और कुछ कंपनीज जो आज की डेट में यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, उन्होंने किसी सेलिब्रिटी को नहीं उठाया, उन्होंने बस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उठाया। जितना बड़ी कंपनी एक सेलिब्रिटी को पैसा देती है, उसके आधे में उन्होंने 10 सोशल इन्फ्लुएंसर उठाए और दबा के मार्केटिंग करी, और उनकी सेल उन बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट से ज्यादा हो गई। ये कैसे पॉसिबल हुआ? कि भाई लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि अब तक भाई MRF की टायर खरीदते हैं लोग विराट कोहली को देख के, या फेयर एंड लवली खरीदी जा रही है यामी गौतम को देख के। किसी को क्या पता था कि मामा अर्थ जैसी कंपनी आके अलग गजल अलग को यूनिकॉर्न कंपनी में कन्वर्ट कर देगी, गजल अलग की कंपनी को यूनिकॉर्न बना देगी, जिसने सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे फोकस किया है। क्लियर? तो यहां पर यह पता चल जाता है कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे प्लान तुम्हें सक्सेस प्रोवाइड कर दे। ठीक है, आगे बढ़ते। यहां पर हमारा एक टॉपिक खत्म होता है, प्लानिंग की लिमिटेशंस। ठीक है, इस पे आके वापस से टिक करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग खत्म। अब 2 टॉपिक बचते हैं, प्लानिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान। आइए, तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में अब क्या करना है? देखिए, टोटल हमारे 7 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। अगर तुम्हें डेफिनेशन समझ में आ गई है तो प्लानिंग प्रोसेस बड़ा आसान हो जाएगा। क्या है पहला स्टेप? देखो, सबसे पहला स्टेप जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहला स्टेप क्या है? ऑब्जेक्टिव बनाना। ऑब्जेक्टिव बना दिया कि तुम्हें मार्केट शेयर कैप्चर करना है 10%। अब उस ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए, अचीव करने के लिए तुम कुछ अजम्पशंस ड्रॉ करोगे कि अलग अलग इन्वायरमेंट में हम किस तरीके से बिहेव करेंगे। ये हम पहले ही एक अजम्पशंस ड्रॉ कर लेते हैं। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब यही होता है, ड्रॉइंग अजम्पशंस। ठीक है, उसके बाद उस अजम्पशन के बेसिस पे तुमने 3 प्लान बनाए।
आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। फिर उन 3 प्लान के तुमने भाई प्रोज एंड कॉन्स चेक किए। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जो सबसे बढ़िया प्लान लगा उसे तुमने रख लिया। सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव, अब सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव तुमने वही, हमने प्लान ए बी सी कहा, तुमने प्लान बी रख लिया। अब देखोगे कि उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए क्या वो अवेलेबल हैं कि नहीं। तो ऑर्गेनाइजिंग ऑल द फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंटिंग द प्लान। आखिरी में आता है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब होता है मॉनिटरिंग, कि भैया जो हमने प्लान बनाया था उसके हिसाब से चीजें वास्तविकता में हो रही हैं कि नहीं। फॉलो अप एक्शन मींस मॉनिटरिंग द टास्क। क्लियर, आओ भाई एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हमने ये टॉपिक बहुत आराम से कवर कर रखा है। प्लानिंग का सीधा मीनिंग क्या होता है? प्लानिंग की शुरुआत ही एक ऑब्जेक्टिव से होती है। मैंने ये पूरे प्रोसेस को आपको एग्जाम्पल बताया है मिट्टी कूल फ्रिज से, कि भाई देखो जो मिट्टी कूल का जो एक एग्जाम्पल दिया गया हमारी एनसीईआरटी में, हम उसी को लेके कवर करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है प्लानिंग बिगिंस बाय डिफाइनिंग क्लियर गोल्स टू बी अचीव्ड विद इन गिवन टाइम। प्लानिंग की स्टार्टिंग में ही हम क्या डिफाइन कर लेते हैं? क्लियर गोल्स डिसाइड कर लेते हैं जो हमें एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में कवर करने हैं। ठीक है, उन्हीं गोल्स के हिसाब से सारे डिपार्टमेंट मूव करते हैं। तो क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव्स एक्ट एज अ गाइड फॉर डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल टू वर्क इन द सेम डायरेक्शन, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ प्लानिंग दैट इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ठीक। थर्ड, विदाउट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग हैज no focus. If we fail to plan, we plan to fail. अगर हम ऑब्जेक्टिव के बगैर, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम प्लानिंग किस चीज की कर रहे हैं? ठीक है, विदाउट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव प्लानिंग हैज नो फोकस। अब एग्जांपल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है मनसुख भाई सेट द ऑब्जेक्टिव टू डेवलप अ क्ले फ्रिज। मिट्टी की उनको एक फ्रिज बनानी थी जिसका नाम उन्होंने रखा था मिट्टी कूल, दैट इज अफोर्डेबल फॉर पुअर हाउस होल्ड। ये उनका ऑब्जेक्टिव था। मनसुख भाई का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि एक अफोर्डेबल फ्रिज बनानी है जो सबके हाथ में जाए, सब गरीब से लेके अमीर के हाथ में, हर किसी के हाथ में अफोर्डेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपिंग प्रेमिसेस। इस प्रेमिसेस के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ अजम्पशंस बनाए। तो अब मैं दूसरे में हम देखो सबसे पहले एग्जांपल कवर करेंगे। क्या कह रहा है? The assumptions was that poor families needed low-cost, eco-friendly fridges and would accept clay-based innovation. इन्होंने एक assumption लिया था कि भाई ये जो गरीब लोग हैं या लोअर इनकम क्लास के लोग हैं, ये उस पर्टिकुलर फ्रिज को जिसका नाम है मिट्टी कूल बड़े आराम से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले फ्रिज नहीं अफोर्ड कर सकते। अब उन्होंने क्या किया? पहले प्लान बनाया कि भैया एक इस तरीके का फ्रिज बनाना है, और उसके लिए अजम्पशंस क्या बनाया कि भाई ये लोग खरीदेंगे। तो डेवलपिंग प्रीमिसेस का सिंपल मीनिंग क्या होता है? ड्राइंग अजम्पशंस। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कह रहा सिंस द फ्यूचर इज अनसर्टेन मैनेजर्स मेक अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर कंडीशंस। कि यार बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो बहुत डायनामिक है, वो बहुत ही अनसर्टेन है, ये हमने पढ़ रखा है। कल को कोई चेंजेस आ गए तो हम क्या करेंगे? हम उस अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस को तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम पहले ही से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। यही चीज बताया गया डेवलपिंग प्रेमिसेस में। कह रहा दीज अजम्पशंस और प्रेमाइसेस may lead to demand resources policies और टेक्नोलॉजी। कि भाई वो assumption किसी भी चीज को लेके हो सकते हैं, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, टेक्निकल इन्वायरमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। ये सारे एग्जांपल आपको यहां मैंने दे दिए। थर्ड क्या कह रहा है? ऑल मैनेजर मस्ट बेस देयर प्लान्स ऑन सेम सेट ऑफ assumptions। जब भी मैनेजर्स कोई प्लानिंग करते हैं तो वो सारे assumptions को दिमाग में रख के करते हैं। हम ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी का क्लॉज छोड़ नहीं सकते। हाँ, हम अजम्पशंस ड्रॉ करेंगे कि क्या हो सकता है अगर हमारे ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो हम पहले ही वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आई, टेक्निकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो हम बिजनेस नहीं बंद करेंगे। हमने उन प्रॉब्लम्स को पहले ही माइंड में मेकअप करके रखा हुआ है और उसके हिसाब से सॉल्यूशंस भी तैयार कर रखे हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट 2 गए, पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद दिमाग में अजम्पशंस ड्रॉ कर लिए, ठीक। तीसरा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 तरीके के प्लान आए। अब मनसुख भाई ने क्या बोला, ऑल्टरनेटिव इंक्लूडेड सेलिंग ओनली लोकली, मास प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग विद फैक्ट्री सपोर्ट और कोलैबोरेटिंग विद इनोवेशन फाउंडेशन। उनके पास ये आया कि हम इस चीज को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मनसुख भाई के पास 3 आइडियाज आए कि या तो हम लोकली सेल करें, या फैक्ट्री में मास प्रोडक्शन करें, या तो कोलैबोरेट करें इनोवेशन फाउंडेशन से। अलग अलग तरीके से हमें इसको लोगों तक पहुंचाना है। इनके पास 3 प्लान है। अब मनसुख भाई ये इनके पास अलग अलग आइडियाज ही तो हैं, तो ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। वंस द ऑब्जेक्टिव एंड अजम्पशंस आर क्लियर, ऑब्जेक्टिव बन गए हैं, अजम्पशंस क्लियर हो गए, पॉसिबल वेज टू अचीव देम आर आइडेंटिफाइड। इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, अलग अलग तरीके देखे। क्या कह रहा है, ऑल्टरनेटिव्स में बी रूटीन और इनोवेटिंग डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जरूरी नहीं है कि हर बार इनोवेशन करना हो, जरूरी ये भी नहीं कि हर बार रूटीन हो। तो ये रूटीन बेस्ड आइडियाज भी हो सकते हैं और इनोवेशन बेस्ड भी हो सकते हैं। क्लियर। मोर ऑल्टरनेटिव्स हेल्प मैनेजर चूज बेटर स्ट्रैटेजीज। जितने ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स होंगे, जितने ज्यादा प्लान होंगे एक मैनेजर के पास, उतनी आसानी होगी उसको बेस्ट प्लान सिलेक्ट करने में। क्लियर। एग्जाम्पल हमने कवर कर लिया है। अब तुम्हारे पास 3 प्लान आ गए थे मनसुख भाई के पास। अब मनसुख भाई ने ये डिसाइड किया कि लोकली प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा फायदा है, तो उन्होंने क्या किया, बेस्ट प्लान को सिलेक्ट कर लिया। तो क्या कह रहा है, प्रोड्यूसिंग लोकली लिमिटेड रीच बट सेटिंग अप अ फैक्ट्री विद सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन एट IIM अहमदाबाद वाज मोर सस्टेनेबल। सॉरी, यहां पर सिलेक्शन से पहले इवैल्यूएशन आया कि भाई अगर लोकली प्रोड्यूस करेंगे तो क्या फायदा, और फैक्ट्री के साथ काम करेंगे तो क्या फायदा और नुकसान है। तो पहले 3 प्लान आ गए मनसुख भाई के पास। अब ऐसा नहीं कोई भी सिलेक्ट कर लिया, बीच का एक प्लान होता है इवैल्यूएशन का। तो कह रहा है ईच ऑप्शन वेड इट्स प्रोस कॉन्स फीजिबिलिटी एंड कॉस्ट, कि भाई क्या नफा, क्या नुकसान, क्या लागत, क्या कमाई, ये सारी चीजें हम पहले देख लेते हैं और जो बेस्ट पॉसिबल लगेगा उसको उठा के अपने पास रख लेंगे। कह रहा है मैनेजर कंसीडर रिस्क, इन्वेस्टमेंट इन एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट। वो सारी चीजें देखता है कि रिस्क कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, रिस्क, इन्वेस्टमेंट, ROI, सारी चीजें कवर करेगा कि लंबे समय में हमारी जेब में क्या पैसा आ रहा है कि नहीं। ठीक। इवैल्यूएशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई मोस्ट प्रैक्टिकल चॉइस। ओके, एग्जांपल हमने क्लियर कर लिया है। थर्ड, अब मनसुख भाई ने देखो क्या किया, सबसे पहले देखा कि एक मिट्टी कूल नाम का फ्रिज बनाना है, क्ले फ्रिज। फिर उन्होंने कहा कि अलग अलग तरीके के अजम्पशंस ड्रॉ किए कि गरीब लोग इसको खरीदेंगे, ये अजम्पशन था, वो जो कॉस्ट इफेक्टिव इको फ्रेंडली चाहते हैं। फिर अजम्पशंस ड्रॉ करने के बाद अलग अलग प्लान आए कि लोकली बनाएंगे, कि इनोवेशन के साथ क्या नाम था, IIM के साथ टाई अप करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, है ना, कि फैक्ट्री में बनाएंगे, अलग अलग। फिर बेस्ट पॉसिबल, अब इवैल्यूएट कर रहे हैं दिस पॉइंट की अगर लोकल लिमिटेड रीच बढ़ानी है तो लोकल लोगों का साथ चाहिए, या अगर हमें फैक्ट्री सेटअप करेंगे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के हेल्प से तो ज्यादा सस्टेनेबल होगा कि नहीं, ये अब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। थर्ड, जो बेस्ट लगेगा वो चूज कर लिया जाएगा, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। क्या कह रहा है, द डिसीजन वॉज टू सेट अप अ प्रॉपर फैक्ट्री विद सपोर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस इंश्योरिंग मास प्रोडक्शन एट अफोर्डेबल रेट। क्या डिसीजन लिया गया कि फैक्ट्री सेटअप की जाएगी दुनिया भर की इंस्टीट्यूशन जैसे कि IIM के साथ हेल्प सपोर्ट से, ताकि मास प्रोडक्शन किया जा सके, और जब मास प्रोडक्शन होगा किसी भी चीज का तो उसकी कीमत पर यूनिट कॉस्ट कम ही होगी। ठीक है, ये सिलेक्शन हो गया। कह रहा आफ्टर इवैल्यूएशन द मोस्ट सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन इज सिलेक्टेड। जो बेस्ट पॉसिबल प्लान लगा वो सिलेक्ट किया गया। समटाइम्स अ मिक्स ऑफ ऑप्शन इज चोजन फॉर बैलेंस, कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्लान की एक बात अच्छी लगी, दूसरे प्लान की दूसरी बात अच्छी लगी, तो हमने क्या किया, दोनों प्लान को इनकलकेट कर दिया। तो यहां पर क्या, मिक्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हो गया, बेनिफिट होना चाहिए, बात खत्म। द सिलेक्टेड ऑल्टरनेटिव बिकम्स ऑफिशियल प्लान। ठीक हो गया हमारा सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। फिर से ऑब्जेक्टिव सेट किया, प्रेमिसेस ड्रॉ किया, असम्पशंस ड्रॉ किए,
प्लान्स बनाए, इवैल्यूएट किए प्लान्स को, बेस्ट पॉसिबल प्लान को सिलेक्ट कर लिया। अब देखेंगे कि क्या जो हमने फैक्ट्री लगाने की बात करी है उसके लिए मैन पावर, मैन मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड ऑर्गेनाइज कर पाएंगे कि नहीं, दैट इज कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन। तो इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? इट सिंपली मींस दिस कन्वर्ट्स प्लान इनटू एक्शन बाय अरेंजिंग रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्सेज कोई भी हो सकती है। वैसे तो जब भी बिजनेस में रिसोर्सेज आए आप 5M का नाम याद रख लीजिए। 5M क्या है? मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी और मेथड। इसमें आप पूरी फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्या कह रहा है? इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग लेबर, मैन, मशीनरी, फाइनेंस, मनी, रॉ मटेरियल, मटेरियल, ठीक है, कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट इंश्योर फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन इंश्योर करा जाएगा ताकि सही तरीके से मिट्टी कूल एक अपना फ्रिज बना सके। तो कह रहा है मनसुख भाई स्टार्टेड प्रोडक्शन, हायर्ड वर्कर्स, क्रिएटेड क्ले बेस्ड रेफ्रिजरेटर, लेटर एक्सपैंडिंग इनटू अदर क्ले प्रोडक्ट्स। तो ये किससे पॉसिबल हुआ? This is called implementation of plan. It is possible because of proper planning. And in planning, Mansukh Bhai decided what he wants to achieve. That is objective. आगे बढ़ते हैं। अब क्या इंप्लीमेंट करने के बाद कहानी खत्म? नहीं यार, अभी तो मॉनिटरिंग होगी। मनसुख भाई देखेंगे कि क्या सारे लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन। सो मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग इंश्योर दैट द प्लान इज वर्किंग इफेक्टिवली। सिर्फ इंप्लीमेंटेशन के बाद हम प्लानिंग खत्म नहीं होती है, मैनेजर्स को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी होती है। परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद ऑब्जेक्टिव्स एंड डेविएशंस आर करेक्टेड। कि भाई जो टारगेट सेट किया था क्या वो टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो वो जो डेविएशन आ रहे हैं उनको कैसे दूर किया जाए, जो भी कमियां उसे दूर करना जरूरी है। तो परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस सेट स्टैंडर्ड के साथ परफॉर्मेंस कंपेयर किया जा रहा है, एंड डेविएशंस आर करेक्टेड। फीडबैक मांगे जाते हैं। फीडबैक हेल्प्स इन इंप्रूविंग फ्यूचर प्लान्स। बाय चांस हमने ऑब्जेक्टिव या सेट टारगेट ऐसा रखा है जो बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक है, रियलिस्टिक नहीं है। हमने कहा 1000 यूनिट बनाएंगे लेकिन बन सिर्फ 3 ही सौ रही है, तो तुमने आइडिया तो बहुत बड़ा ले लिया लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं था। तो अगली बार जब प्लानिंग करेंगे तो भाई रियलिस्टिक प्लानिंग करेंगे, आइडियलिस्टिक नहीं, ऐसा जो अचीव कर सके। सो यही कह रहा है कि फीडबैक हेल्प्स इन इंप्रूविंग फ्यूचर प्लान्स। एग्जांपल कह रहा है कस्टमर रिस्पॉन्स वाज पॉजिटिव। ठीक है, सीइंग सक्सेस मनसुख भाई प्लान टू एक्सपैंड इनटू क्ले हाउसेस एंड अदर इको फ्रेंडली इनोवेशन। क्लियर? ये हो गया फॉलो अप एक्शन। क्लियर? फॉलो अप किससे लिया है भाई? फॉलो अप पहले तो मॉनिटरिंग करी, उसके बाद रिव्यू करा कस्टमर के थ्रू। ये हो गया हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक विच इज प्लानिंग प्रोसेस। बड़ा आसान है, आएगा ही आएगा। आप कोई भी एग्जाम्पल अपने हिसाब से सेट करिए। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आज आपकी डेट में आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि यू नीड टू गेट योरसेल्फ इनटू, यू आर सीइंग योरसेल्फ इनटू एसआरसीसी आफ्टर 2026 जुलाई। तो इन 2026 जुलाई तो क्या एक्शन प्लान होगा? ये सारे स्टेप में वो सारे अजम्पशन वगैरह सब कुछ तुम अभी ड्रॉ करो। देखो क्या तुम्हें ये प्लानिंग समझ में आई? इन स्टेप्स को लिखो, अपना गोल लिखो और उस हिसाब से चीजें लिख दो अकॉर्डिंग टू द प्लान। देखो मजा आती है कि नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान चलने से पहले वापस चलेंगे, जहां नोट्स लिखे थे उस पर टिक करेंगे, खुद को शाबाशी देंगे कि भाई 5वां पॉइंट खत्म, आखिरी पॉइंट की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं, विच इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान दो तरीके के होंगे, एक सिंगल यूज और एक स्टैंडिंग। आइए देखते हैं फटाफट। आओ, सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं? वो प्लान जो सिर्फ एक ही बार यूज किए जाएंगे, बार बार नहीं। ठीक है,
स्टैंडिंग यूज जिनको आप लगातार कई बार यूज कर सकते हो, जैसे पॉलिसीज। तो सिंगल यूज का एग्जांपल दिया गया बजट, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट ऐसा कोई प्लान नहीं होता है, लेकिन वो प्रोग्राम के अंदर ही होता है। बजट, जैसे हर साल का एक बजट आता है, हम एक ही बजट कईयों साल तक क्यों नहीं चलाते? क्योंकि हर साल एक बजट आ रहा है। इट्स अ न्यूमेरिकल प्लान विच इज मतलब which is designated for particular period of time and for achieving a particular objective। तो बजट क्या है? एक बजट बन गया, जैसे ही वो एलोकेट हो गया, उसके थ्रू एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, वो हो गया, बात खत्म, बजट खत्म, नया प्रोजेक्ट, नया प्लान, नया बजट। ठीक है। स्टैंडिंग प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, ये स्टैंडिंग प्लान में आते हैं। स्टैंडिंग मतलब क्या हो गया कि ये प्लान बार बार यूज किए जा सकते हैं, इन प्लान्स को हम लगातार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट इन्होंने बना दिए कि जैसे आप कुछ लोग देखते होंगे अमेज़न में लिखा होता है कि 30 डे रिटर्न पॉलिसी, कि अब कंज्यूमर के साथ क्या होता था कि भाई वो कभी भी सामान खरीद रहा है, कभी भी वापस कर दे रहा है, इससे अमेज़न को भी नुकसान हो रहा है, अमेज़न का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उन्होंने एक रिटर्न पॉलिसी बना दी और उस रिटर्न पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशन रख दी कि टैग नहीं हटा होना चाहिए, स्क्रीज नहीं खराब होनी चाहिए, कोई भी दाग वगैरह नहीं लगा होना चाहिए कपड़े में। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो अब उन्होंने क्या किया, एक रिटर्न पॉलिसी बना दी है जो सबको फॉलो करना है। अगर 30 डेज से ज्यादा होगा तो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब ये पॉलिसी हर किसी के लिए सालों साल से चलती चली आ रही है, तो ये क्या है, एक स्टैंडिंग प्लान है। आइए सारे प्लान्स हम डिस्कवर कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। भाई यार, ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने इतना पढ़ लिया है कि आई डोंट थिंक कि हमें इसको और कवर करने की जरूरत है। आप बस इसको फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और या हो सके मतलब नोट्स बनाइएगा। इसमें ऐसी कोई टॉपिक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं लिखी जो हमने कवर नहीं करी। ऑब्जेक्टिव के बाद आता है स्ट्रैटेजी। ओ, स्ट्रैटेजी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता है, जो लॉन्ग टर्म विजन को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, उसे कहते हैं स्ट्रैटेजी। याद रखना, जहां स्ट्रैटेजी आ जाए, इसका की टर्म सिंपल इतना सा है, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट डिफाइंस फ्यूचर डायरेक्शंस। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स। ठीक है, अब इसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं। क्या है वो 3 पॉइंट की लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव होंगे, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, और किस डिपार्टमेंट को कितनी रिसोर्सेज मिलेंगी। क्लियर? तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। ठीक है, स्ट्रैटेजी हर एक चीज को देख के बनाई जाती है। हम प्रेमाइसेस जब ड्रॉ करते हैं, अजम्पशंस जब ड्रॉ करते हैं, तो उसमें भी कई सारे फैक्टर्स को लेते हैं, और उन फैक्टर्स की इकोनॉमिकल चेंजेस आ गए तो क्या करेंगे, पॉलिटिकल चेंजेस आ गए तो क्या करेंगे, है ना। इन चेंजेस को अज्यूम करके ही हम प्लान बनाते हैं, और जो प्लान बनाते हैं वो होता है स्ट्रैटेजी। ठीक है, कह रहा है स्ट्रैटेजी मस्ट कंसीडर चेंजेस इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्निकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे देखो क्या है स्ट्रैटेजी क्या काम करती है कि इट हेल्प्स इन शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिटी एंड लॉन्ग टर्म पोजीशन इन द मार्केट। क्लियर? ये स्ट्रैटेजी ही है जो कंपनी की लॉन्ग टर्म पोजीशन को इंपैक्ट करती है। क्लियर? स्ट्रैटेजिक डिसीजन में क्या क्या आता है, कहता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन इंक्लूड whether to continue in the same business, diversify into the new areas or acquire dominance in the market। मतलब ये बड़े बड़े चीजें हैं, बड़े डिसीजन, कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं क्या हम इसी में आगे बढ़े, या हम अपनी लाइन ऑफ प्रोडक्ट से डाइवर्सिफाइड लाइन ऑफ प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट बनाते थे अब डाइवर्सिफाइड लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे, या तो फिर हम डोमिनेंस मार्केट में सोल एक्वायर्ड करें, डोमिनेंस बाय प्रोवाइडिंग by basically acquiring all the individuals who are making the product like me। जो मेरे जैसा प्रोडक्ट बनाना है हम सबको एक्वायर कर ले। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी थी। आपने एक टर्म सुना होगा कि आजकल एक पर्टिकुलर एडटेक कंपनी है जो दुनिया भर की फर्म्स को खरीद रही है, या हडाओ एडटेक का एग्जांपल तुमने सुना होगा कि कल्ट एक फिटनेस ब्रांड है। ठीक है, जो जिम बनाते हैं, जो शायद बंसल साहब का है, जो फ्लिपकार्ट के ओनर है। उन्होंने अब क्या किया है, कल्ट फिट को इतना ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश कर दी है कि वो जितने भी लोकली जिम्स हैं उन सबको एक्वायर करके वो एक रीब्रांडिंग कर रहे हैं कल्ट के नाम से। तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, मार्केट में डोमिनेट करना बाय एक्वायरिंग द पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आंसर्स क्वेश्चन। एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या क्या आता है देखो फटाफट। सबसे पहला, हु आर कस्टमर्स, हमारा इंडिविजुअल कस्टमर है कौन। दूसरा,
व्हाट इज अ डिमांड, जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं उसकी डिमांड क्या है भी कि नहीं, और है तो कितनी है। तीसरा, which distribution channel to use, direct, indirect, by manufacturer to consumer कि manufacturer, agent, wholesaler to consumer, है ना। अब जैसे सोना है, गोल्ड, गोल्ड का क्या है कि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक नहीं जाता है, उसमें बहुत सारे एजेंट होते हैं, ठीक है, जिनसे आप सामान खरीदते हैं, वो भी एक एजेंट का ही पार्ट हुआ, ठीक। व्हाट इज द प्राइसिंग पॉलिसी, हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस किस बेसिस पे रखें, क्या डिमांड सप्लाई पे रखें कि प्रॉफिट मार्जिन को मद्देनजर रखें। हाउ टू एडवर्टाइज, प्रिंट मीडिया में जाएं कि मास मीडिया में जाएं कि सोशल इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रोडक्ट मार्केट में करें, ठीक है, मार्केटाइज करें, ठीक। ये हो गया, ये हो गया स्ट्रैटेजी प्लानिंग। कुल मिला के स्ट्रैटेजी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट करता है, जिसमें हम तीन चीजें आएगी कि बिजनेस का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज क्या रहेंगे हम उस चीज को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए, और किस तरीके से रिसोर्स का एलोकेशन होगा। क्लियर, स्ट्रैटेजी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। आगे बढ़ो, अब स्ट्रैटेजी के बाद आता है पॉलिसी। भाई पॉलिसी ना ऐसे होता है जैसे कुछ कुछ आपने सुना होगा कि ये हमारी एनटीपी के अंदर आता है, नो टॉलरेंस पॉलिसी, एनटीपी। आप कस्टमर केयर वाले को कॉल करते हो, आप कभी भी बहुत गुस्से में हो, ठीक है, आप उसको लाख गाली दे दोगे, वो पलट के आपको जवाब नहीं देगा। क्यों नहीं जवाब देगा, वो कहेगा सर ऐसी बात ना करिए, दिस इज नॉट अलाउड, वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देगा, लेकिन आपको जवाब नहीं देगा। क्यों, गलती से अगर उसने तुम्हें कुछ कह दिया, ऐसा नहीं कि वो कह नहीं सकता, लेकिन अगर गलती से उसने तुम्हें कुछ कह दिया तो उसको निकाल दिया जाएगा। क्यों, ऑर्गेनाइजेशंस की एनटीपी में आता है नो टॉलरेंट पॉलिसी। इस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन की परचेज पॉलिसी होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की परचेज रिटर्न पॉलिसी होती है, सेल्स पॉलिसी होती है। कंपनीज क्या करती है, मैनेजर्स आने वाली समस्याओं को उठाते हैं और उसका सॉल्यूशन एक पॉलिसी के फॉर्म में रख देते हैं कि आप ये हम इस पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉलो करते हैं, ताकि बार बार के झंझट से फुर्सत पाएं। इसका की टर्म क्या है, कहता है पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग एंड चैनलाइज एफर्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कि भैया पता है एनटीपी है, नो टॉलरेंस पॉलिसी है, अगर मैंने सामने वाले को सुनाया तो मुझे लात मार के निकाल दिया जाएगा। तो जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग एंड चैनलाइज एफर्ट, कि भैया ऐसे नहीं करना है, अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में रखना है या पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करना है। दे प्रोवाइड बेसिस फॉर इंटरप्रिटिंग स्ट्रैटेजी एंड एक्ट एज अ गाइड इन and act as a guides to managerial action। स्ट्रैटेजी को इंटरप्रेट कौन करती है, पॉलिसी। हमारी एक स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, किसको कितना रिसोर्सेज मिलेगा, ठीक है, अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या रहेंगे, ठीक है, इन सारी चीजों के सॉल्यूशंस के लिए हमने पॉलिसीज बनाई है। और जो पॉलिसीज हैं उन्हीं को एक मैनेजर मद्देनजर रखते हुए ऐसे डिसीजन लेता है, वो पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं जाता। क्योंकि भाई ये सब हमारी अगर आपने कह दिया कि भाई 31वें दिन हमसे प्रोडक्ट वापस ले लो मिंत्रा को, तो मिंत्रा तुम्हें मस्त एक मेल लिख के रिप्लाई करेगा, दिस इज अगेंस्ट आवर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, 30 डे रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक पॉलिसी में बना दिया गया है, उन्हीं पॉलिसी के बेसिस पे मिंत्रा रिएक्ट करता है, मिंत्रा के मैनेजर्स रिएक्ट करते हैं। कह रहा है एग्जांपल, कह रहा है रिक्रूटमेंट पॉलिसी और प्राइसिंग पॉलिसी हेल्प्स मैनेजर्स टू मेक कंसिस्टेंट डिसीजन। अब भाई एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट पॉलिसी है कि वो इंटरनली रिक्रूट नहीं करेगा, वो फ्रेश टैलेंट हर साल रिक्रूट करेगा। तो ये उनकी पॉलिसी है कि भाई ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हर साल बाहर से नए लोग लाती है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी और प्राइसिंग पॉलिसी। अब प्राइसिंग पॉलिसी का फंडा क्या होता है, कोई प्रोड्यूसर कहता है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, तो मैं प्राइस इस बेसिस पे रखूंगा कि मेरी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा है। कोई कहता है मुझे मार्केट कैप्चर करनी है, तो मेरी प्राइस पॉलिसी सिंपल है कि जो कॉम्पिटिटर प्राइस दे रहा है वही प्राइस तुम दो। क्लियर, आगे बढ़ो। पॉलिसीज के बारे में एक और पॉइंट दिया गया है, तो क्या कह रहा है, पॉलिसीज एक्ट एज अ जनरल रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम्स मेकिंग इट इजियर टू रिजॉल्व इश्यूज, ठीक है। दे एग्जिस्ट एट ऑल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, टॉप मिडिल लोअर लेवल हर लेवल पर होते हैं, और कुछ मेजर और माइनर पॉलिसीज होती हैं। क्या कह रहा है, मेजर पॉलिसीज क्या है, नोन टू आउटसाइडर लाइक कस्टमर क्लाइंट कॉम्पिटिटर्स, कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो हर किसी को पता होती हैं।
माइनर पॉलिसीज कैसे होती है? मेंट फॉर इनसाइडर्स विद डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज को ही फॉलो करनी होगी। क्लियर? पॉलिसीज डिफाइन ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच मैनेजर फंक्शंस, लीविंग अ स्कोप फॉर मैनेजरियल डिस्क्रिशन। कह रहे हैं कि भाई बेसिकली पॉलिसीज हैं क्या? ये वो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए मैनेजर वही डिसीजन लेगा जो ऑब्जेक्टिव भी अचीव करे, बशर्ते वो किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट ना जाए। तो कह रहा है पैरामीटर विद इन विच मैनेजर फंक्शन, वो पैरामीटर जिनके दायरे में एक मैनेजर डिसीजन लेगा, लीविंग स्कोप फॉर मैनेजरियल डिस्क्रिशन। एग्जांपल देखो क्या कह रहा है? परचेज पॉलिसी, अ परचेज पॉलिसी गाइड्स डिसीजन लाइक कौन सा? वेदर टू मैन्युफैक्चर और बाय सर्टेन आइटम, एग्जांपल स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। हाउ टू सिलेक्ट वेंडर्स and decide criteria for choosing suppliers, how many suppliers the company should purchase from। अलग अलग चीजें आ रही हैं किसके अंदर? परचेज पॉलिसी के अंदर आ रही है। क्लियर? इसी तरीके से सेल्स पॉलिसी हो सकती है, इसी तरीके से रिटर्न पॉलिसी हो सकती है। ठीक है? क्लियर? ये हो गया पॉलिसी। अब प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेक्स्ट प्लान इज प्रोसीजर। चलिए देखो, प्रोसीजर का सिंपल मीनिंग होता है स्टेप बाय स्टेप किसी भी काम को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। मैंने अगर तुमसे ये कहा कि लेज वाला एग्जांपल याद होगा कि अगर तुम कोई चिप्स बना रहे हो तो चिप्स को बनाने के लिए सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसे सबसे पहले रॉ मटेरियल, मैंने कहा आलू लाए, यही तो था, आलू लेके आए, फिर उस आलू को तुमने क्या किया? वॉशिंग करी, फिर उस वॉशिंग की तुमने क्या किया? पीलिंग करी, वॉशिंग करने के बाद छिलका उतारा, फिर कटिंग करी, फिर कटिंग करने के बाद फ्राइंग करी, चिप्स को फ्राई किया, फिर मिक्सिंग हुई, है ना, स्पाइसेस की, फिर पैकेजिंग करी तुमने। पैकेजिंग मतलब अब भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल की पैकेजिंग। तो यहां पर पैकेजिंग करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन। अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 स्टेप हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए लगते हैं। अब ये 8 स्टेप स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो होंगे कि पहले रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद वॉशिंग होगी, उसके बाद ही पीलिंग होगी। ये नहीं कि रॉ मटेरियल पहले आ रहा है, फिर पीलिंग करी और फिर वॉशिंग करी, कोई फायदा नहीं होगा। तो हर काम को करने का एक सीक्वेंस होता है, जो प्लान हम सीक्वेंस में फॉलो करते हैं उसे हम प्रोसीजर कहते हैं। ठीक? देखो क्या कह रहा है? कह रहा है प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप्स दैट शो हाउ टू कैरी आउट activities। Clear? They specify the exact manner of performing work in a chronological order। Step by step किसी भी काम को करोगे तो chronological order बोला जाता है। Example कह रहा procedure for requisitioning supplies before production, they are specified steps to be followed for a particular circumstances। क्या कह रहा है? Procedures are mainly for insiders of the organizations to follow। भाई प्रोसीजर कौन फॉलो करेगा? भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही लोग फॉलो करेंगे। याद रखना, दे इन्फोर्स पॉलिसीज एंड हेल्प अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। भाई जो भी प्रोसीजर होगा वो पॉलिसीज के ध्यान में रख के ही होगा। ठीक है? तो क्या कह रहा है? पॉलिसीज प्रोसीजर आर इंटरलिंक्ड। पॉलिसीज और प्रोसीजर जो है वो इंटरलिंक्ड है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर आर स्टेप्स टेकन विद इन द ब्रॉड पॉलिसी और फ्रेमवर्क। पॉलिसीज हमने पढ़ा था कि वो जनरल गाइडलाइंस है, एक ब्रॉड पैरामीटर्स है जो जिनके मद्देनजर मैनेजर फंक्शन करेगा। तो जो प्रोसीजर होगा वो पॉलिसीज के हिसाब से ही होगा। जो स्टेप्स है हम उन स्टेप्स में कोई ऐसा स्टेप्स नहीं इंक्लूड कर सकते जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी पॉलिसी का कोई ब्रीच इंप्रीचमेंट हो रहा हो। ठीक है? ठीक है कि हम कोई भी पॉलिसी ब्रेक कर रहे हो। तो क्या कह रहा है? प्रोसीजर आर स्टेप्स टेकन विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। क्लियर? ये हो गया हमारा प्रोसीजर। किसी भी काम को करने का
स्टेप बाय स्टेप तरीका या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या सीक्वेंस क्या कहलाता है? प्रोसीजर। अब इसके बाद आता है मेथड। ठीक, अच्छा, प्रोसीजर अगर है किसी भी स्टेप्स मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलोड टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क, तो मेथड होगा हर उस पर्टिकुलर स्टेप को करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका। अगर मैंने यहां पर लिखा है मिक्सिंग, तो मिक्सिंग को फॉलो स्पाइसेस को मिक्स करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका जो होगा वो क्या होगा? मेथड। मेथड का सीक्वेंस से लेना देना नहीं है। मेथड का सिंपल मीनिंग है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने का बेस्ट पॉसिबल वे। देखो क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है? मेथड क्या है? is the prescribed way in manner in which a task has to be performed. It deals with one step of a procedure and specified how this step is to be done. कि प्रोसीजर का कोई भी एक स्टेप जो भी प्रोसीजर का है वो पर्टिकुलरली कैसे फॉलो किया जाएगा। अब मैंने स्टार्ट किया था रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल किस तरीके से एक्वायर किया जाएगा, किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल एक्वायर किया जाएगा, ये भी बेस्ट पॉसिबल तरीका अपनाया जाएगा उसके लिए भी। Proper method selection saves time, money, effort and increases efficiency. हम बेस्ट पॉसिबल मेथड अपनाएंगे तो साइंटिफिक टेलर का प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा टाइम बचेगा, एफर्ट कम लगेगा और इफिशियंसी इंक्रीज होगी। डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट लेवल, मतलब मेथड्स जो हैं अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग ट्रेनिंग के थ्रू यूज होते हैं। तो क्या कह रहा है? टॉप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कैसे होती है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम, लेक्चर, सेमिनार, टॉप मैनेजमेंट इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन सुपरवाइजर्स को क्या होता है? लगातार वर्क करते करते ट्रेन करना होता है। सो इट इंक्लूड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वर्क ओरिएंटेड मेथड। क्लियर? ये सारे वैसे टॉपिक जो हैं आपको मैं स्टाफिंग में भी कवर कराऊंगा। ये हो गया मेथड कि टॉप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग का मेथड क्या है? ओरिएंटेशन, लेक्चर, सेमिनार। और सुपरवाइजर के लिए बेस्ट पॉसिबल क्या है? कि हम उनको लगातार काम करते करते नई नई चीजें सिखाएं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वर्क ओरिएंटेड मेथड। क्लियर? तो मेथड और प्रोसीजर का फर्क समझ में आया। प्रोसीजर किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, मेथड हर वो स्टेप का बेस्ट पॉसिबल मेथड क्या है। आगे बढ़ते हैं। रूल, भाई रूल किसी के लिए नहीं बदलता। ये एक तरीके से क्या है? ये प्लान क्या है? ये है हमारी इनफ्लेक्सिबल स्टेटमेंट। ठीक है, कि अगर लिखा है कि देयर इज अ नो स्मोकिंग जोन इन ऑफिस एरिया, सो इट इज अ रूल विच हैज टू बी फॉलोड फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये रूल है, दीज आर इनफ्लेक्सिबल स्टेटमेंट्स, ये किसी के लिए नहीं बदलती। तो ये क्या कह रहा है? रूल आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट स्टेट व्हाट मस्ट और व्हाट मस्ट नॉट बी डन। क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। दे अलाउ नो फ्लेक्सिबिलिटी और नो डिस्क्रिशन। किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिशन या फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड नहीं होती। अ रूल रिफ्लेक्ट अ मैनेजेरियल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन इज कंपल्सरी। रूल क्या है? रूल ये रिफ्लेक्ट करता है कि कौन से एक्शन आपको करने जरूरी हैं या कौन से एक्शन आप नहीं कर सकते। ये आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट रूल से हमें पता चलती है। ठीक है, तो अगर रूल रिफ्लेक्ट मैनेजरियल डिसीजन, वो डिसीजन जो मैनेजर लेता है, दैट सर्टेन एक्शन इज कंपलसरी, कि आपको अगर स्मोक करना है तो आप ऑफिस प्रेमिसेस के बाहर जाइए। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज एप्लीकेबल होती है। आप कोई भी वेब सीरीज देखोगे ना तो उसमें भी दिखाया जाएगा। ठीक, और प्रोहिबिटेड। क्लियर? simplest type of plan is no compromise unless a policy decision changes it. कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा until and unless मैनेजमेंट नहीं वो रूल ना हटा दिया हो। ठीक है, एग्जांपल नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस। क्लियर? मैंने ये बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। लास्ट, आई थिंक लास्ट है ये, सेकंड लास्ट है। प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? तुम ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर, मेथड, सारे प्लान को उठाओ एक में डालो, वो हो गया प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? दिस इज डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। ठीक, डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। क्या क्या आता है इसमें? इट आउटलाइंस कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पॉलिसीज है, क्या प्रोसीजर है, रूल्स क्या है, रिसोर्सेज कितनी है, बजट कितना मिलेगा, सारी चीजों के बारे में जो बताया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। तो जितने अभी तक प्लान पढ़े सबको जोड़ दो, बन गया प्रोग्राम।
क्लियर? प्रोग्राम कवर द इंटायर सेट ऑफ एक्टिविटीज अंडर अ प्रोजेक्ट। इसका एक सिंपल एग्जांपल देखो, कह रहा है स्वच्छ भारत अभियान इज अ नेशनल प्रोग्राम इन्वॉल्विंग पॉलिसीज, रूल्स, रिसोर्सेज एंड मल्टीपल टास्क। क्लियर? ये हो गया हमारा प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। बजट। भाई बजट क्या है? बजट एक प्लान है। भाई बजट क्यों बनाया जाता है? प्लान इज समथिंग विच इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। तो बजट जैसे सरकार क्या करती है, साल की शुरुआत में ही बजट निकाल देती है कि साल के इस शुरुआत में हम इतने खर्चे करेंगे और हमारे ये सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने टास्क को अचीव करने के लिए डिपार्टमेंट वाइज बजट एलोकेट करती है। तो बजट क्या है? एक ऐसा प्लान जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है। अब बजट इज अ न्यूमेरिकल प्लान, अ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट एज एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स। क्या कह रहा है? इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर फैक्ट्स, सेल्स, वर्कर्स, प्रोडक्शन, हर चीज का बजट बनता है। सेल्स का बजट बनता है, प्रोडक्शन का बजट बनता है, वर्कर्स का बजट बनता है। बजट इनेबल कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट। कि बजट में क्या है, हम पहले ही से बना के रखते हैं कि हमने सोचा था कि इस साल हमारी एक तरफ खर्चे, बजट घर का बजट कौन बनाता है? मम्मी बनाती ना। एक तरफ खर्चे एक तरफ कमाई। ऑर्गेनाइजेशन का भी बजट बनता है, एक तरफ खर्चे एक तरफ कमाई। ये ऑर्गेनाइजेशन साल की शुरुआत में ही एक बजट बना लेती हैं और जब साल खत्म होता है तो उसे कंपेयर करती हैं कि जो टारगेट्स हमने न्यूमेरिकली सोचे थे क्या उससे उस लक्ष्य को हम पार करे हैं कि नहीं करें। तो क्या कह रहा है? बजट इनेबल कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अ टूल फॉर कंट्रोल। ठीक है, इट इज अ टूल फॉर कंट्रोल। जब हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे होते हैं कमाई से तो कहते नहीं खर्चे कम करो, खर्चे कम करो, ताकि हम अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके और बजट में अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। सेल्स बजट हो गया, कैश बजट हो गया, ये सारी चीजें किसका पार्ट है? ये सारी की सारी चीजें बजट का पार्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गया यार चैप्टर। चलिए क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।